हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इसकी ये वीडियो नंबर 2 है। इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं वीडियो 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स ने वीडियो 1 नहीं देखा है वो उसको देख सकता है, ठीक है ना। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपन। इसको मैं रेज नहीं किया। ये क्वेश्चन कैसे लिखा है? गलत है ये, क्या गलत है इसमें? चलिए तो कॉन्सेप्ट हमारे फर्स्ट और सेकंड हो गए थे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 3 लेकर चलते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 इस पर आते हैं। चलिए ये तीनों वर्ड लिख लें एक साथ। अ गुड मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, और सिर्फ मैनी। याद रखें बच्चों, ये फ्रेजेस हैं। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी और मैनी, ये 3 वर्ड हैं अपने आप में। तीनों में ही एक वर्ड कॉमन आपको दिख रहा होगा, मैनी, मैनी और मैनी। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये तीनों ही वर्ड प्लूरल होते हैं। इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी हमेशा प्लूरल की ही आएगी। ये पीएन का मतलब मैंने लिखा हुआ है प्लूरल नाउन और पीवी का मतलब रहेगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। आगे समझ में। और इन तीनों का एक ही मतलब होता है कई या अनेक। इनका आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। हिंदी में इनका मतलब होता है कई या अनेक। मैंने एग्जाम्पल से लिखा। देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। पहले इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। मैनी स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। तो ये देखिए मैनी के साथ ये प्लूरल नाउन आ रहा है, ठीक है, और प्लूरल की वर्ब है, ठीक है बच्चों। अब ये मैनी इंपॉर्टेंट क्यों था मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैनी इंपॉर्टेंट इसलिए था इसमें क्योंकि मैनी के साथ में फिर एक वर्ड और आता है। मैनी के साथ में अगर इंडेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, यानी मैनी के साथ में अगर ए या एन लगा हुआ है, इंडेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, तो फिर इसके साथ बच्चों सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर की ही वर्ब आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैनी ए और एन क्या है? ए और एन एक इंडेफिनेट आर्टिकल है और इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो सिंगुलैरिटी को शो करते हैं, हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनके साथ फिर सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। लेकिन बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैनी के साथ में ए और एन लगा हुआ तभी सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर की वर्ब होगी। चूंकि नाउन जैसा होगा वैसे ये नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये जस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर की वर्ब आ रही है। अब ऊपर वाले में क्या है? मैनी के तुरंत बाद, यहाँ पर मैनी एक डिटरमिनर का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैनी के तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो फिर प्लूरल नाउन होगा। पी एन मतलब प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल नाउन होगा तो फिर प्लूरल की वर्ब। और मैनी ए और एन के साथ में है नाउन तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ए और एन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आते हैं, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो इसको मैं कैसे कह सकता हूँ? मैनी अ स्टूडेंट, ठीक है। अब चूंकि ये कैसा नाउन हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया हमारा। सिंगुलर नाउन हो गया तो फिर ये सिंगुलर की वर्ब हो जाएगी। इज वर्किंग हार्ड, आया समझ में? फिर ये हो जाएगा मैनी अ स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड। इन दोनों के हिंदी मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का ट्रांसलेशन सेम रहेगा। मैनी स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, मैनी अ स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड। यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, बोथ आर करेक्ट, यस, ठीक है। हिंदी में दोनों सही है। बस एरर फाइंडिंग में जो होता है वो ऐसी तरह से क्वेश्चंस बनकर आते हैं कुछ, है ना। जैसे मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब आप करें। जैसे मैंने लिखा मैनी अ वुमेन want to join
जॉइन द आर्मी फोर्स, जॉइन द आर्मी। चलिए इसकी एरर बता दीजिए अब आप मुझे, ये स्लैश लगे हुए हैं, इसकी एरर बताइए क्या है। ये ऑप्शन है ABCD, नो एरर वाला ऑप्शन रहेगा। जिसको आ जाए वो करे। हाँ, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए बच्चों। अब जैसे आपने बोला MEN की जगह सर AN कर दो, यही बोला ना आपने, क्योंकि ये भी प्लूरल है। अब इसको आपने सिंगुलर बना दिया, ध्यान से समझ लेना इसको। ये ए आपने हटा दिया, हटा दिया, ए लगा दिया, सिंगुलर हो गया। यहाँ तक तो हमारा सही हो गया, मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन हो गया, मैनी ए और ये सिंगुलर नाउन हो गया। लेकिन याद से ध्यान से देखो, ये वॉन्ट क्या है, वॉन्ट क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हम सभी जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, बहुवचन होती है, ठीक है ना, प्लूरल है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि जब हमें सिंगुलर नाउन है और प्लूरल की वर्ब यूज़ कर लें। वो लिखा हुआ है देखिए, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर की वर्ब यूज़ करना है आपको। ये हमारा सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसमें आप एस लगा दीजिए, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, फिर आंसर आप किसे लगाओगे, ए को या बी को? क्योंकि दोनों में तो आप करेक्शन कर नहीं सकते, करेक्शन तो आप किसी एक में करेंगे ना, तो फिर किस में करेंगे आप? ठीक है, तो इसको हम कुछ इसी तरह से, जैसे हमारा क्वेश्चन था वैसे लिखते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इस ए को हटा देंगे यहाँ से, बस। मैनी विमेन। अब देखिए, मैनी के तुरंत बाद प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल की वर्ब हो गई, वो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बन गया। ये ज़रूरी नहीं है कि ए और एन होना ही ज़रूरी है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो। मैनी उर्दू पोएट came here yesterday, came here yesterday। अब इसको करें, मैनी उर्दू लिखा हुआ है, ये मैनी उर्दू पोइट केम हियर यस्टरडे। देख लीजिए, इसमें सीधा सीधा है, ये उर्दू है, कॉन्सोनेंट है, एन हो जाएगा, मैन है ना, एन हो जाएगा। ये भी एरर आ जाती है सीधी सीधी। आर्टिकल, आप इसे आर्टिकल का भी क्वेश्चन कह सकते हो, आर्टिकल में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये भी आ जाता है, इसमें ये चीज़ भी आ जाती है, और इसको इरेज करने वाली चीज़ है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो इसमें वर्ड लगे हुए हैं, इसमें गुड लगा हुआ है, इसमें ग्रेट लगा हुआ है, दोनों में एक एक एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है, ठीक है ना। इस वाले केस में ये दोनों ही एडवर्ब दिए हुए हैं दोनों में, इसलिए क्लियर हो रहा है। लेकिन इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है मैनी के साथ, ठीक है ना, केवल एक डिटरमिनर दिया हुआ है, एडजेक्टिव दी हुई है, केवल डिटरमिनर है, इसलिए ये दोनों सेम हो रहे हैं। इसलिए बस ए और एन का डिफरेंस रहता है, इससे पता चल जाता है। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, गुड और ग्रेट लगा हुआ है तो इसके साथ में प्लूरल वर्ड आएगा, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन इस वाले केस में ये दोनों सेम लगते हैं, इसलिए एग्जाम में इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग। कर लिया, चलिए आगे बढ़े। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं अब हम। इसी तरह से होता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, a large number of, a large number of, a great number of, a large number of, और सिर्फ एक a number of, a number of। इनके बाद में अगर नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा,
और प्लूरल की वर्ब आएगी। लेकिन एक होता है द नंबर ऑफ। नाउन तो इसके साथ भी प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब इसके साथ सिंगुलर की वर्ब आएगी। ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है, वैसे कोई ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन कोई बताएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्या चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी अलग है इसमें बाकी चीज़ों की अपेक्षा, ऐसा क्या है इसमें? दिख रहा है कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है किसी को? ऐसा क्या है इसमें जो ये अलग है? तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ए जिसमें लग जाता है ना, उसके साथ जनरली सिंगुलर की वर्ब आती हैं, और द जिसमें लग जाता है उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आती है। वो मैटर नहीं, बात ये है मेन। ए जिसमें अक्सर लग जाता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ए जिसमें लगा हुआ है उसमें प्लूरल की वर्ब आ रही है, और द जिसमें लगा हुआ है उसमें सिंगुलर की वर्ब आ रही है। नाउन दोनों ही कंडीशन में प्लूरल रहेंगे। इसका भी मतलब वही होता है, अनेक, बहुत सारे, ढेर सारे, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे मैंने लिखा a number of men watched the final match. एक और मैंने लिखा the number of applicants have applied for this post. ठीक है, चलिए इसको अब आप कर लीजिए, इनको अपने आप करिए, आप क्वेश्चन उस वाले फॉर्मेट से मिला लीजिए और कर लीजिए। सरल सिंपल से तो, और सिंपल छोटा सा एग्जांपल ले लो। नंबर ऑफ बॉयज, अब तो ठीक है, प्लूरल नाउन, ठीक है। अ नंबर ऑफ बॉयज, ये लो, प्लेइंग हियर। चलो अब इसमें आप भर लो इज और आर, इज या आर, इसमें से कोई एक भर लो। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, चाहे ए नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, नाउन दोनों ही कंडीशन में प्लूरल यूज होने हैं हमारे, नाउन दोनों ही कंडीशन में हमारे प्लूरल यूज होने हैं। तो फिर ये एम ए एन यहाँ सिंगुलर क्या कर रहा है, तो इसको हम प्लूरल करेंगे सबसे पहले, तो एम ए एन। उसके बाद है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही यूज़ हो जाती है। तो उस पर हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, वो हमारा सही है, यानी कि हमारा आंसर था ए। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। अब इसमें द लगा हुआ है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो ध्यान से देखिए प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, प्लूरल नाउन है, लेकिन हमारा क्या लगा है, आर्टिकल द लगा हुआ है, द नंबर ऑफ वाला है। द नंबर ऑफ वाले में हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है ना। और ये हैव कैसी होती है, प्लूरल होती है। अब चूँकि अब ये प्लूरल है तो इसकी प्लूरल यहाँ क्या कर रही है, तो ये हैज़ हो जाएगा, समझ में आएगा। तो ये हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। अब इस पर आ जाओ, अ नंबर ऑफ बॉयज़, अ नंबर ऑफ आ गया, ठीक है, उसके साथ आता है प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल की वर्ब आती है। मैंने ऑप्शन इज और आर दिए तो आर आ जाएगा इसमें से, ठीक है, आर प्लेइंग हियर, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये चीज़ हो गई क्लियर सबको, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा आप लोग सब, है ना। जैसे मैंने लिखा नंबर ऑफ टीचर्स, a number of teachers speaks
English in our college, in our college, in our college। अब इसको करिए, जैसे मैंने स्लैश यहाँ पर ये लगा दिया है, आंसर है A B C नो एरर वाला ऑप्शन है D। अब इसको करिए, अ नंबर ऑफ टीचर्स स्पीक्स इंग्लिश इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स इंग्लिश बोलते हैं। है समझ में किसी को? अब ध्यान से देखिए इसमें एक चीज़, इधर देखो, पहले तो ये देखो वर्ब कैसी है, ये एस और एस वाली फॉर्म कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, ये आप जानते हैं। नाउन कैसा है, ये प्लूरल है, नाउन तो प्लूरल आना ही है दोनों के साथ, चाहे ए नंबर हो या द नंबर हो। अब यहाँ पर मेन कहानी क्या हो रही है, इसको ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, है ना। अब इसमें ए लगा हुआ है, तो ए के साथ में हम क्या करते हैं, प्लूरल की वर्ब, वो ऊपर लिखा हुआ है, तो ए के साथ प्लूरल की वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और द के साथ आएगी सिंगुलर की वर्ब। तो अब बच्चों ये मुझे बताओ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये सिंगुलर की वर्ब है, क्या मैं ये कर सकता हूँ यहाँ से ए को ही हटा दूँ, है ना, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए को हटा के मैं यहाँ द कर दूँ, तो ये देखिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है और सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, आर्टिकल द के साथ, ठीक है। मैं ये करूँ या फिर जो मैंने पहले बताया था वो करूँ कि यहाँ से मैं ए को नहीं हटाता हूँ, ए को ही लिखा रहने देता हूँ, ए नंबर ऑफ टीचर्स लिखा हुआ है, और ये इसको प्लूरल बना देता हूँ, स्पीक्स में से एस हटा देता हूँ। यानी कि मैं इधर करेक्शन करूँ या इधर करेक्शन करूँ, स्पीक्स में से मैं एस हटा दूंगा तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, वो सॉरी प्लूरल वर्ब बन जाएगी। अभी वो सिंगुलर है ना, एस हटा देंगे तो स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और अभी मैंने ऊपर बताया था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है बच्चों वो प्लूरल होती है। तो ये मुझे बता दो कि मैं करेक्शन इधर होगा या इधर होगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अब आंसर ए लगाओगे या बी लगाओगे, करेक्शन किस में करोगे, ए को हटा के द करोगे या स्पीक्स में से एस को हटाओगे। तो ध्यान से समझो, ये जो हमारा पोर्शन है ना, ये सब्जेक्ट का पोर्शन है बच्चों, पूरा ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जब भी कभी सब्जेक्ट और वर्ब में फाइट होती है ना, हमेशा ये मानकर चलिए सब्जेक्ट और वर्ब में से किसी एक को चुनना होता है, तो किसी एक में करेक्शन करना होता है, तो हम सब्जेक्ट में नहीं वर्ब में करेक्शन करते हैं। सब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही रहता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं आता, है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ए था ना, तो वो ए का ए ही रहेगा। अब ए रहेगा तो फिर यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी, ए के साथ वो देखो प्लूरल वर्ब, तो इसमें से हम एस को हटा देंगे, वर्ब में करेक्शन कर लिया हमने, ठीक है। हम यहाँ ए को हटा के द नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब चेंज होती है, वर्ब में करेक्शन करते हैं हम, जो भी होती है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो भी हो, हम उस वर्ब में करेक्शन करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज नहीं करते, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर आते हैं अब हम। हाँ जल्दी नोट करिए फटाफट। नीचे जगह ऊपर ही प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ है भाई, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है, ये है हमारा मोर देन वन। देखिए ध्यान से, एक ही वर्ड है ये पूरा, मोर देन वन। अगर मोर देन वन एक वर्ड में लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तो फिर
इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और अगर मोर और देन वन, ये देखिए स्पेस हो गया ना बीच में, ठीक है ना, यह है मोर देन वन, एक ही वर्ड है तो इसके तुरंत बाद सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर की वर्ब आएगी। और अगर मोर और देन वन के बीच में स्पेस हो गया तो फिर ये प्लूरल नाउन आएगा। अब चूंकि नाउन प्लूरल आ रहा है तो फिर वर्ब भी प्लूरल की ही आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा, मोर देन वन स्टूडेंट likes playing chess, likes playing chess, ठीक है। ये देखिए एक ही वर्ड है पूरा, मोर देन वन, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया हमारा। सिंगुलर नाउन है तो ये एस और एस वाली फॉर्म होती है सिंगुलर की, तो ये हमारी सिंगुलर की वर्ब हो गई, ठीक है। ये प्लेइंग एक्चुअल में बेटा यहाँ पर जेरन फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये जेरन फॉर्म है ना। ये जो वर्ब है ना, लाइक्स, लव, लाइक, अवॉइड, स्टार्ट, बिगिन, बिगिन नहीं होती सॉरी, स्टार्ट होता है। स्टार्ट, लव, लाइक, अवॉइड, स्टॉप, इनके बाद हमेशा अगर कभी वर्ब आए तो आईएनजी वाली फॉर्म आती है। आपको ये वर्ब लग रही है तो फिर ये क्या होती, ये तो जेरन फॉर्म है ना। जेरन वाली क्लास में समझा दूंगा मैं आपको, बस इतना समझ लीजिए कि ये लाइक वर्ब के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आ रही है तो वो हमेशा अपनी आईएनजी वाली फॉर्म में होगी। कभी कभी इस पर भी एरर आ जाती है, लाइक टू प्ले ये कर देते हो तो गलत होगा। लाइक के बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, है ना। लव है, लाइक है, अवॉइड है, स्टार्ट है, स्टॉप है, इसके बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है, जिसे हम जेरन फॉर्म कहते हैं। चलिए आगे आइए, अपने टॉपिक पर आइए, अपन टॉपिक से नहीं भटके। अगर इसी चीज़ को मैं इस तरह से लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, मोर फिर प्लूरल नाउन, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाएगा, मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर देन वन, देन वन, ये हो क्या। अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी हमारी फिर प्लूरल की होगी, तो लाइक्स का क्या हो जाएगा, लाइक, और ये पूरा प्लेइंग चेस, प्लेइंग चेस, ठीक है। सरल सा, इसमें कुछ नहीं है, बस एक एक मेरे ख्याल से एग्जांपल पर्याप्त है, नोट करते चलें। देख लिया। क्वेश्चन नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर हमारे 6 पर आते हैं। जैसे मैंने लिखा, कितने होगा देखना जरा, 5 6 समथिंग, कितने हो गए 5। कौन सा वाला, ये भी, हाँ ये वाला देख लेते हैं। चलिए, द परसेंटेज ऑफ के साथ में, याद रखिए ये भी एक हमारा फ्रेज है पूरा, ठीक है ना। फ्रेज क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ के साथ में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन कर ले आप, या तो प्लूरल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन आएगा, याद रखिए। द परसेंटेज ऑफ के साथ में दो ही नाउन आएगी, या तो प्लूरल नाउन आएगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा।
लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर की ही आएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, एग्जाम्पल नंबर 11, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स is increasing here, देखिए आप, द परसेंटेज ऑफ, ये हमारा फ्रेजेस हो गया, इसके साथ में प्लूरल नाउन आ गया। और प्लूरल नाउन आ रहा है, मैंने बताया ना, या तो इसके बाद में या तो प्लूरल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल। ये स्लैश लगा हुआ है, स्लैश मीन्स इन दोनों में से कोई एक प्लूरल नाउन आ रहा है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे प्लूरल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए, दोनों ही कंडीशन में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है ना भैया। एक और देख लो, द परसेंटेज ऑफ स्टिल फूड स्टिल नहीं होता, बासी भोजन है ना। द परसेंटेज ऑफ स्टिल फूड, अब ये फूड है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाएगा, तो आप चाहो तो यहाँ लिख लो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चाहे प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों ही कंडीशन में वर्ब सिंगुलर आनी है। द परसेंटेज ऑफ स्टिल फूड वॉज sat outside, ठीक है। ये देखिए सिंगुलर की वर्ब, दोनों ही कंडीशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर की ही आएगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं आएगी, सॉरी प्लूरल की नहीं आएगी, हमेशा सिंगुलर की आएगी। इज दैट क्लियर? चलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर आते हैं। ऊपर वाले लिखते हैं अपने आराम से, सोच के। ईदर और ईच और एवरी वाला करा दिया था शायद मैंने, देखना पहले, है ना। चलिए मैं एक बार फिर से करा देता हूँ, शायद पूरे तरह से ना हुआ हो। ईच एवरी पर बच्चों यहाँ स्टार बना लेना है ना। एवरी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है। और आप ये वन वाले भी ले लें सभी, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वन वाले, वन का मतलब समझ, सॉरी वन वाले जैसे 4 होते हैं ना, सम वन, एवरी वन, एनी वन, नो वन, ठीक है। उसी तरह से बड़ी वाले हो जाते हैं 4, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ठीक है। उसी तरह से 4 थिंग वाले हो जाते हैं, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग। ये चारों ध्यान से समझ रहे हैं, मैंने एक ही साथ बता दिए सारे, ये सब के सब याद रखना। ये प्रोनाउन होते हैं केवल एवरी को छोड़कर, इसीलिए स्टार बना हुआ है। एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, ध्यान से सुन रहे हैं ना। कुछ किताबों में लिखा रहता है ईच और एवरी आपके प्रोनाउन होते हैं, ये पर प्रोनाउन नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक डिटरमिनर होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिटरमिनर होता है ये, आप ये ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, ईच होता है आपका ये प्रोनाउन, एवरी प्रोनाउन नहीं होता। लेकिन मैं इस कैटेगरी में क्यों लिखवा रहा हूँ इसको, फिर वो इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ईच और एवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एक साथ, इसलिए मैं साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है। जब भी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएंगे तो इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है आपको सबके साथ में। जब भी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएंगे
केवल ये सब्जेक्ट बनकर नहीं आएगा। ध्यान से सुनते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, एवरी सब्जेक्ट बनकर कभी नहीं आएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। ईच आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इंग्लिश में सब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल दो ही भाइयों को है, नाउन या प्रोनाउन, और ये ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो फिर कैसे आ जाएगा ये, इसलिए नहीं आता ये, ठीक है ना। ईच प्रोनाउन होता है, ये सब प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये सब, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाऊँ आपको, जैसे मैंने लिखा ईच, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, ईच और एवरी पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, जिसको देखना हो डिटेल्स में देख लेना। अब तो शॉर्ट में दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा, इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग एग्जांपल्स नहीं करा पाऊँगा इसको। जैसे मैंने लिखा देयर आर 40 स्टूडेंट्स हियर, यहाँ 40 स्टूडेंट्स हैं। आगे लिखा मैंने ईच हैज़ अ मोबाइल, ईच हैज़ अ मोबाइल। ये देखिए, ये सब्जेक्ट आया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आया ये, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है ना। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम एवरी नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना, एवरी नहीं आएगा इसमें, ईच हैज़ अ कार, क्योंकि वर्ब से तुरंत पहले आ रहा है, वर्ब से पहले तुरंत आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट ये कभी नहीं बनता, ये सब सब्जेक्ट बन जाते हैं, ये सब्जेक्ट कभी नहीं बनता, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। अब ईच आया है, तो वर्ब इनके साथ हमेशा हमें सिंगुलर की लगानी है ना। अब ये समवन वाला और देख लो, जैसे मैंने लिखा समवन हैज़ left his bag here, किसी ने यहाँ अपना बैग छोड़ दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रही है, ठीक है ना। अरे यार, ये मैंने दोनों में देखिए एक ही हेल्पिंग वर्ब ले ली, कोई सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, ये इस वाले केस में ये इनके साथ में है, और इनके साथ में भी पॉजिटिव केस इज आता है, आगे बताऊंगा, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला जब पोर्शन करेंगे अपन, उस वाले केस में बता दूंगा, समझ गए। एक और देख लो, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ईदर ऑफ यू डैश माई स्टूडेंट, इसको आप जरा करके दिखाएं, एज और आर भरें इसमें, एज और आर भर के बताएं इसमें, ईदर ऑफ यू डैश माई स्टूडेंट करके दिखाएं। ईदर ऑफ यू इज माई स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। अब जनरली स्टूडेंट्स यही बोलेंगे ईदर ऑफ यू आर माई स्टूडेंट, है ना, लेकिन इसमें यू नहीं, इज आएगा बच्चों, ठीक है। अब ये इज क्यों आ रहा है, ध्यान से समझ लेना। ये ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, आप जानते हैं, और प्रपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाला यू लिखा हुआ है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस यू होते हैं, तो ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव वाला यू है। अगर हमें यहाँ पर किसी और की प्लूरल फॉर्म की ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखनी होती तो ईदर ऑफ अस आ जाता, ईदर ऑफ देम आ जाता, तो वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए एग्जाम में ये अक्सर आता है ईदर ऑफ यू इज़। अब यहाँ पर बच्चे को ये लगता है कि ये जो इज़ यू के साथ इज़ कैसे आ रहा है ना, जबकि ये इज़ आ रहा है हमारा इस ईदर के साथ, क्योंकि ऊपर मैंने बताया सबके साथ में कैसी वर्ब आनी है, इन सब के साथ में जब भी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होंगे, एवरी को छोड़कर जितने भी ये लिखे हुए हैं, ईच, ईदर, नीदर, ये चारों वन, सम वन, everyone, anyone, no one, somebody, anybody, everybody, nobody, something, anything, everything, nothing, ये चारों ये है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ईदर सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, ये रहा ईदर, सब्जेक्ट है ना, ये प्रपोजिशन के पहले लिखा हुआ है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है ये, अभी डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है,
प्रोनाउन ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर की वर्ब यूज़ कर रही है अपन ने। ये जो इज लगा है इस ईदर को देखकर लगा है, ना कि इस यू को देखकर। ये यू तो ऑब्जेक्टिव केस है हमारा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए फटाफट। अभी एक और हो जाएगा, एक और करा देते हैं, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 8 पर आते हैं अब हम। अब जो एक साथ 3 बता रहा हूँ मैं, है ना, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर यूज़ होता है एग्ज़ाम में। अभी अपन ने जो पढ़ा है उसी का है, डिटेल्स में पढ़ लेंगे अच्छे से। ये लो यहाँ तक बिठा दिया मैंने। जैसे मैंने लिखा कॉन्सेप्ट नंबर 8, जैसे ये है ईदर और, नीदर नॉर, not only but also, not only but also, या फिर और, या फिर और, बस पहले इन्हीं को देखो आप एक साथ देखो। इनके हिंदी अर्थ भी लिखना चाहो तो लिखना, चाहे तो लिखने। या तो, और का मतलब होता है या, नीदर का मतलब होता है ना तो, नॉर का मतलब होता है ना, नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल, और बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि भी, बल्कि भी। जब भी आपके दो सब्जेक्ट इनसे कनेक्ट होंगे, ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपके सब्जेक्ट इनसे कनेक्ट होंगे, इसमें दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर आता है, ठीक है ना, पहला सब्जेक्ट यहाँ, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ, पहला इस साइड और दूसरा इनके बाद में, ठीक है ना। जब भी आपके दो सब्जेक्ट इनसे कनेक्ट होंगे, पहला सब्जेक्ट यहाँ आएगा, इनसे यहाँ आएगा, कनेक्ट होंगे से मतलब है मेरा, जब भी दो सब्जेक्ट इनसे जोड़े देंगे तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। नज़दीक वाले सब्जेक्ट यानी कि वही होता है हमारा, जैसे मैंने एग्जांपल से लिखा, ईदर यू और आई एम टू डू इट। ये देखिए, ये 2 1 है ना, प्रोनाउन है ये 2 1। और कभी कभी एग्जाम में ये भी हो जाता है, ध्यान रखो कि इसका पेयर वो इससे बना देते हैं, ईदर के साथ वो नॉर कर देंगे, नीदर के साथ वो और कर देंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। इसमें वो चेंज कर देते हैं क्योंकि ये और है, ये नॉर है, लगभग एक से लग रहा है। इसलिए जब भी आपके दो सब्जेक्ट इनसे कनेक्ट होंगे तो पहली बात तो आपको ये पेयर सही रखना है, तो ईदर और दूसरी बात जो वर्ब आएगी ना, वो ये सेकंड वाले सब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये मैंने प्रोनाउन लिखे थे ऊपर, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना। अगर मानकर चलो यहाँ पर मैं यू की जगह कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दूँ, जैसे मैंने नाम लिख दिया रवि, रवि और आय, ये लिख दिया, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। इधर रवि और आई एम टू डू इट, ये एम लगाए, आप जानते ही हैं सब कि एम के साथ आई आता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, नॉट ओनली राधा but also her friend speak English। अब इसको करें ज़रा, नॉट ओनली राधा, राधा एक सब्जेक्ट हो गया हमारा, बट ऑल्सो के बाद हर फ्रेंड दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है ना। हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड है, फ्रेंड देखो सिंगुलर है
तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, तो हम भी सिंगुलर कर देंगे अपनी वर्ब को, ठीक है। और अगर ये फ्रेंड्स होता, सहेलियाँ बहुत सारा होता, प्लूरल होता, तो फिर हम इसको नहीं लगाते, फिर हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। वही वाली कॉन्सेप्ट आ गया। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो आप इस तरह मान लो स्लैश लगे हुए हैं, तो क्या करोगे आप, वर्ब में एस लगाओगे या स्पीक में एस लगाओगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जब सब्जेक्ट और वर्ब में फाइट होती है तो हमेशा वर्ब में करेक्शन करते हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है कि जिससे क्या होगा, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर फ्रेंड्स कर दूंगा, अब वो कहना चाह रहा है कि न केवल राधा बल्कि उसकी फ्रेंड भी इंग्लिश बोलती है। अगर मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, न केवल राधा बल्कि उसकी सहेलियाँ भी इंग्लिश बोलती हैं, यानी कि उसकी फ्रेंड जो है वो एक से ज़्यादा हो जाएंगी, है ना, यानी कि सेंस चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं और इसको हम स्पीक्स कर देते हैं तो वही जो क्वेश्चन कह रहा है वही होगा, ये न केवल राधा बल्कि उसकी फ्रेंड भी इंग्लिश बोलती है। यह स्पीक्स के बाद इंग्लिश नहीं, इन इंग्लिश लिखें, स्पीक्स इन इंग्लिश, है ना। आगे समझ। दूसरे वाले सब्जेक्ट, अब यहाँ पर मैंने 3 इसलिए लिख दिए हैं। आप जैसे ये ईदर और है, यहाँ पर आप ईदर नॉर लिख सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो लिख सकते हो। बस तीनों के अर्थ बदल जाएंगे, है ना, हिंदी के अर्थ बदल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तीनों में ही हमें सेकंड वाली वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला मैंने यूज़ कर लिया है, इसमें ईदर और वाला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप नीदर नॉर कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें सेकंड वाले सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। आ गया बच्चों समझ में? कोई डाउट किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए, ये आज की वीडियो नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।